हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो बहुत सारी डिमांड पर मैं आज लेकर आई हूँ ग्रेड 7 का मैथ ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी रिसेंटली आया था 2022-23 में। तो उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे विद टिप्स एंड ट्रिक्स इन दिस वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस ओलंपियाड वीडियो का। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। अगर तीनों फिगर्स में सेम एक ही रूल फॉलो हो रहा है तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर क्या होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट फिगर में देखते हैं 30 और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 2 और ऊपर लिखा है 5 and 3. So can we divide 30 by 2 and the answer would be 15 and 15 can be written as 5 into 3. Right? अगर हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो सेकंड में भी देखते हैं 32 divided by 2 is 16 and 4 into 4 is 16. Yes, this rule is applicable. तो कौन से नंबर को हम 5 से डिवाइड करें ताकि जो हमारा आंसर है वो आए 24, बिकॉज 8 into 3 is 24, राइट। तो हमको आंसर चाहिए हमारा 24। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या करें, सो 24 into 5 करके देख लेते हैं, जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि डिवाइड करना है ना तो नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 120 and 120 is in option B. So option B is the correct answer for this question. तो हमने क्या किया, कौन से नंबर को डिवाइड करें 5 से कि मिले हमें 24। तो हमने क्या किया, 24 और 5 को मल्टीप्लाई करके देख लिया तो हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन मार्क का। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ऑर्डिनल, each of which has the same number of letters between them as in the English alphabets। यानी कि A के बाद B आता है, C आता है, तो अगर हम A to C काउंट करें तो सिर्फ एक ही लेटर आता है बीच में B, फॉर एग्जाम्पल। तो हमको इसी तरह से यहाँ पर वर्ड ऑर्डिनल में ढूंढना है कि कितने इस तरह के पेयर हैं जो कि सेम है इंग्लिश अल्फाबेट में भी और इस वर्ड में भी। अच्छा, ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ही करना है, तो हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरफ से भी चेक कर सकते हैं, इस साइड से भी चेक कर सकते हैं। तो LAN इन इंग्लिश अल्फाबेट L के बाद आता है M और N, सो सिर्फ एक लेटर का गैप है। सिमिलरली यहाँ पर भी L के बाद M की जगह पर A है और एक लेटर का गैप है L एंड N में। तो फर्स्ट पेयर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, L तक I J K L, सो I के बीच में J और K आना चाहिए, तो यहाँ पर N और A लिखा हुआ है तो 2 लेटर्स का गैप है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड पेयर +1। अब और कौन सा है थर्ड पेयर, D A, यानी A से लेकर अगर हम D की तरफ जाएंगे तो हमारे पास बीच में आना चाहिए B और यहाँ पर आना चाहिए C। तो B और C के गैप के बाद D आता है, यानी कि N और I 2 लेटर्स का गैप है, तो एक और पेयर हमको मिल गया। तो टोटल हमारे पास 3 पेयर्स हमको मिल गए हैं, विच इज इन ऑप्शन C। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मैंने ये गलत सॉल्व किया है और आपको लगता है कि कोई और पेयर भी बन सकता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थर्ड वन इज सिलेक्ट द ऑड वन आउट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज जो हमारे पास नंबर है हम देख रहे हैं सारे नंबर डिविजिबल है 5 से, लेकिन 43 इज द प्राइम नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। सो 43 है हमारा पास प्राइम नंबर एंड यही है हमारे ऑड वन आउट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 4. Group the given figures into 3 classes on the basis of their identical properties using each figure only once. Total 9 figures यहाँ पर दिए हुए हैं, 3-3 figures के 3-3 ग्रुप हमको बनाने हैं जिनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेम हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला जो फिगर है हमारा वो एक ट्राइंगल है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ ट्राइंगल है, तो इस तरह का ट्राइंगल 5 में भी है और 9 में भी है।
तो एक पेयर हम ले सकते हैं 1, 5 और 9 का, ठीक है। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वो तीनों जो है वो ट्राइंगल्स हैं, ठीक। दूसरा पेयर सेकंड में देखो, सेकंड वाले फिगर को, सेकंड वाला फिगर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स में। ये सर्कल भी 6 पार्ट्स में डिवाइड है और ये जो इस रेक्टेंगल है ये भी 6 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि 2, 4 और 8 का भी हम एक पेयर बना सकते हैं विच हैज इक्वल पार्ट्स। हम कह सकते हैं कि इट हैज इक्वल पार्ट्स, राइट। और थर्ड वाला जो फिगर है वो बचे हुए नंबर्स का 3, 6 एंड 7। 3, 6 and 7 figure number is making the one pair because they all made up of curved lines, right? They all made up of curved lines. So 1, 5, 9, 2, 4, 8, 3, 6, 7. This is in option C. So option C is the correct answer for this question. Question number 5. How many 2's are there in the given sequence, each of which is immediately preceded by an odd number? यानी कि पहले वाला जो नंबर है, 2 से पहले वाला नंबर वो एक ऑड नंबर होना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4। लेकिन 2 के जस्ट बाद वाला नंबर 4 नहीं होना चाहिए। ओके, तो कितने 2's हैं? देखो पहले वाले 2 में आगे एक ऑड नंबर है, हाँ जी है, और पीछे 4 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये एक पेयर हमारा बन गया 5, 2, 9 वाला। ओके, दूसरा 2 हमारे पास यहाँ है, आगे एक ऑड नंबर है, नहीं है, आगे तो इवन नंबर है 6, तो ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे। थर्ड वाला देखते हैं 2, आगे एक ऑड नंबर है, यस, पीछे 4 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो 528 इज अनदर पेयर। लास्ट वाले 2 में आगे एक ऑड नंबर है बट पीछे 4 भी है, तो ये वाला पेयर हम नहीं ले सकते बिकॉज दे आर सेइंग कि 4 से फॉलो नहीं होना चाहिए वो नंबर। तो हमारे पास कितने पेयर बने? 1 and 2. 2 is in option C. So option C is the correct answer for this question. तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। पॉइंटिंग टूवर्ड्स शिखा, वंश सेड, she is the daughter of the only child of my grandfather. How is Shikha related to Vansh? Okay, so वंश नाम का एक बॉय है जो कि किसी शिखा नाम की गर्ल के बारे में क्या बात कर रहा है? She is the daughter of only child of my grandfather. तो जो वंश के ग्रैंडफादर हैं उनका कोई ओनली चाइल्ड यानी कि सिर्फ एक ही बेटा है, ओनली चाइल्ड, ठीक है। ग्रैंडफादर किसको बोलते हैं? पापा के पापा को बोलते हैं, ठीक है। तो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे हैं और उनके एक ही बेटा है तो उसके खुद के पापा ही हुए, ठीक है। सो ओनली सन है उसके वंश के फादर, ठीक है, वंश के खुद के फादर, वो अपने दादाजी के इकलौते बेटे हैं। और उनकी बेटी, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर के जो ओनली चाइल्ड है उनकी डॉटर है शिखा, ठीक है, उनकी डॉटर का नाम क्या है? शिखा। सो हाउ इज शिखा रिलेटेड टू वंश? तो शिखा और वंश में क्या रिलेशन है ये हमको यहाँ पे बताना है। तो भाई वंश के जो पापा हैं उनकी बेटी शिखा है, तो वंश जो है, जो वंश के जो फादर है वो वंश के भी पापा हैं और शिखा के भी पापा हैं, यानी कि वंश और शिखा आपस में सिबलिंग हुए। सो शिखा जो वंश की हुई वो हुई सिस्टर। सिस्टर इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन C is the correct answer for this question. इस तरह के जो हमारे पास रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इस पर एक मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले इमेज हम खुद से बनाएंगे ये वाली, क्योंकि वाटर इमेज और मिरर इमेज पर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और आप लोगों को बहुत पसंद आया था वो वीडियो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है फुल कलर्ड और ये वाला है लाइन्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी है लाइंस और ये वाला है फुल कलर्ड। ओके, अब हमको इसकी वाटर इमेज कैसी बनानी है? ये रहा बीच में वाटर, अब इसकी इमेज कैसे बनेगी? देखो पानी में जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है, यानी कि जो अप होता है वो डाउन हो जाता है, जो डाउन होता है वो अप हो जाता है। लेफ्ट और राइट जो है वो चेंज नहीं होता है। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट हमारा चेंज हो जाता है। जब आप खुद को मिरर में देखते हो तो आपका लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड दिखाई देता है, ठीक है। तो मिरर में अप एंड डाउन चेंज नहीं होता, जबकि वाटर इमेज में अप एंड डाउन चेंज होता है। तो जो ये डाउन वाला, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, आ गया। ये जो है O, ये हमारा हो जाएगा यहां पर सबसे ऊपर, फिर M, फिर I। अच्छा, M जो है वो उल्टा नहीं दिखाई देगा, W नहीं बन जाएगा। ठीक है, आप जब अपने आप को देखोगे वाटर में तो आपका सिर जो है वो आपसे दूर दिखाई देगा, पैर पास में दिखाई देंगे। बट यहाँ पर हमारे पास था, यहाँ पर है हमारे पास लाइंस वाला फिगर, तो ये लाइंस वाला यहाँ रहेगा और ये कलर्ड वाला इधर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर है कलर्ड वाला और ऊपर है लाइन वाला, तो ये है लाइन वाला और ये है कलर्ड वाला। ठीक है, ऐसा वाला ऑप्शन हमारे पास कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। देखो बाकी सब में क्या है, एम को ऐसा घुमा दिया उल्टा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। एक ये वाला सही है और एक ये वाला सही है। अब इन दोनों में से ए और बी में से हमें एक चूज करना था, तो ए जो है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंट है बी से, बट बी हमारा ज्यादा एक्यूरेट आंसर है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 8 is Manish walks 10 meter towards south. From there he walks 6 meter towards north. तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक डायरेक्शन वाला हमारा बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, और इस तरफ होता है हमारा वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, अब उसने क्या किया, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, तो हमेशा यहाँ सेंटर पॉइंट से किसी भी चीज को मानते हैं कि वो यहाँ से चलना शुरू करेगा। ठीक है, मनीष ने यहाँ से वॉक करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स साउथ, लेट्स से 10 मीटर उसने यहाँ पर वॉक कर लिया टुवर्ड्स साउथ। ठीक, देन ही वॉक्स 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसने 6 मीटर, यहाँ तक चलो नॉर्थ ऊपर की तरफ है ना, तो वापस ऊपर की तरफ उसने 6 मीटर वॉक करना शुरू किया। आफ्टर दैट ही वॉक्ड 3 meters towards west, यहां से उसने 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट वॉक किया यहां पर। अब पूछ रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ पे है वो, साउथ वेस्ट में है। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट जो है वो सिर्फ एक ही आंसर में है, ऑप्शन सी में। बट हम क्या करेंगे, हम उसको करेक्ट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हमको हो सकता है कि साउथ वेस्ट एक से ज्यादा ऑप्शन में भी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो पूरी डिस्टेंस थी 10, यहां से यहां तक है 6, तो बची हुई कितनी हुई, 4 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर जो है वो हमारा डिस्टेंस है, लेंथ। ओके, और वी कैन से परपेंडिकुलर। ठीक, 3 मीटर जो है वो हमारा बेस है, तो जो ये वाली लाइन है स्टार्टिंग पॉइंट से, वो हम मान लेते हैं हाइपोटेनस। सो हमको क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर इज 3, पी स्क्वायर इज 4, 3 3 is 9, 4 4 is 16 is equals to 25. So h is equals to under root of 25, which is nothing but 5 meter. So 5 meter towards south is in option C. Option C is the correct answer for this question. Question number 9. 25% of 50% of 100% is equal to. Okay. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 25% ऑफ 50%, सबका परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड बाय 100 कर देंगे, 50 बाय 100 इंटू 100 बाय 100। ठीक है, नीचे भी ऐसे ही करेंगे। 25 ऑफ 50, यहाँ पे 100 परसेंटेज का साइन नहीं है, तो 25 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, सो 25 इंटू 50, 25 ऑफ 50 इंटू 50% ऑफ 100, यानी कि 50 परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 इंटू 100, सो ये 100 से 100 कट हो जाएगा। यहाँ पर फिर 25 1 जा 25, 4 जा 100, राइट, 50 1 जा 50, 52 जा 100 एंड 100 एंड 100 कैंसिल। तो ऊपर हमारे पास बचा 1/8 और नीचे हमारे पास बचा 25, 5 जा 125 इंटू 100। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 125,000। ठीक है, ये हमारे पास हो गया नीचे डिनोमिनेटर में। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/8 इंटू 1,25,000। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द आंसर। 8 का मल्टीप्लाई केवल 125 में कर देते हैं, 0 बाद में लगा देंगे 3।
ठीक है। सो 8 5 जा 40, 0 कैरी फॉरवर्ड 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 0 कैरी फॉरवर्ड 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10 और 3 तो हमें लगाने ही हमारे 0। ठीक, अब बोल रहे हैं इसका कितना परसेंटेज में है आंसर, देखो इज इक्वल टू हाउ मेनी परसेंट। परसेंट निकालने के लिए हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने कर दिया। अब हमारे पास कितने जीरोस बचे, 1 बाय 1 2 3 4 5। जब हम इनको ऊपर ले जाएंगे सो दे विल बी लाइक 10 to the power -5 or you can write 0.0001% which is in option A. So option A is the correct answer for this question. To the scale मतलब कि ऐसा कोई मेजरमेंट आर्म्स की या साइड्स की नहीं है। ADF and BEF are triangles. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये तो जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं ADF एंड BDF, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। एंड EC इक्वल्स टू ED, EC इक्वल्स टू ED, ये जो दो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की वो इक्वल हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल CED स्केलेटन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया क्योंकि उसमें दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। सो EC इक्वल्स टू ED हमको दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। हमने पढ़ा है हमारी थ्योरम्स में कि अगर जो साइड्स हैं वो बराबर हो तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी बराबर होते हैं। तो EC का ऑपोजिट एंगल क्या है, D। तो एंगल D जो है वो एंगल C के बराबर होगा एज पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की थ्योरम, ठीक है। तो एंगल C भी हमारे पास होगा 28 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है हमारा ये भी 28 डिग्री हमारे पास हो गया, ठीक है। अब ये वाला 28 है तो ये भी 28 होगा। क्यों होगा 28? ये भी 28 डिग्री होगा। क्यों होगा 28? क्योंकि ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल है, ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल है, एक ही वर्टेक्स है और ऑपोजिट है, इंटरसेक्टिंग लाइन के आसपास बन रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी 28 होगा। अब देखो ट्राइंगल ABC में, देखो ABC में आपके पास B है 62 डिग्री और C आपको पता चल गया है 28 डिग्री। हमारी जो थ्योरम है A + B + C = 180 डिग्री, तो उससे हम निकाल लेंगे एंगल A। तो एंगल A हमारे पास आ जाएगा 180 - 62 + 28, ठीक है। ये निकालने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल A = 180 - 90, ये 62 + 28 = 90 और A का एंगल जो है वो 90 डिग्री मिल गया हमको। कौन सा वाला मिला है हमको, ये छोटा वाला एंगल 90 मिल गया। अच्छा, अब ये जो इस तरह की लाइन है इसमें इस तरह का परपेंडिकुलर है, इस तरफ का एंगल हमको मिल गया 90 डिग्री और यहाँ पर लिखा हुआ है Y, ठीक है। ये वाला जो एंगल है A, ये पूरा मिला के 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं इस तरह के एंगल्स जो होते हैं लाइन के आसपास। तो एंगल A इस तरफ 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री प्लस Y = 180 डिग्री, ओके। ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो 180 - 90 = 90 डिग्री। सो Y की वैल्यू भी आ गई 90 डिग्री विच इज इन ऑप्शन A। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 11. The sum of the digits of a two-digit number is 10. If 10th digit is 1 more than 2 times of units digit, then find the number. अच्छा, जो हमारे पास वैल्यू है, जो अननोन वैल्यूज हैं, उसमें से जिसका कंपैरिजन किया गया है, जैसे यूनिट डिजिट का कंपैरिजन किया है 10th डिजिट के साथ, कि 10th डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट से इतना ज्यादा है, ठीक है। तो हम यूनिट डिजिट को x मानेंगे। Let the unit digit is x. राइट, यूनिट डिजिट को हमने x मान लिया। तो 10th प्लेस का डिजिट कितना हो गया, 10th प्लेस का डिजिट क्या बोल रहे हैं, 10th प्लेस का डिजिट इज 1 more than 2 times of unit digit, 2 times of unit digit plus 1 more, okay, 2x plus 1, 2x plus 1, they are saying this is 10th place digit. Now we know that 1's place plus 10th place, the sum of the digits, they are saying in the question, the sum of the digits is 10. This is given in the question. 2x plus x is 3x.
जब ये 1 उधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1. So 3x equals to 9 and x equals to 9 by 3 is nothing but 3. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3. तो यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या आ गई? वंस प्लेस की 3. टेंस प्लेस की कैसे निकालेंगे? 2 into 3 plus 1, 2x plus 1 वाले में रख देंगे. 2 into 3 6 plus 1 7. तो हमारे पास नंबर क्या बन गया? 73. 73 is in option B. So option B is the correct answer for this question. Okay, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमारा है एक्सपोनेंट से. हमने लिया है एक्सपोनेंट से ये क्वेश्चन. तो अब हम क्या करेंगे? देखो आंसर में सारे जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि आप ये 21, 18, 128 को आपको सॉल्व करके कुछ भी आंसर प्रॉपर मिलने वाला नहीं है. आपको हर एक नंबर को 2, 3, 7 इन्हीं नंबर्स में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 21 को हम लिख सकते हैं 3 into 7, 3 into 7 to the power 17, राइट. 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 और 3 के फॉर्म में? 2 into 3 into 3, 2 into 3 6 into 3 18 की टू द पावर 21, राइट. 128 को हम क्या लिख सकते हैं? 128 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो आपको मिलेगा कि 2 की जो फैक्टर्स हैं वो 7 टाइम्स, 2 to the power 7 जो है वो 128 होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देख सकते हो. 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 to the power 7 into 28 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 7. ओके, 2 into 2 4 into 7 28 to the power 4, राइट. ये हमने यहाँ पर लिख दिया. अब क्या करना है? अब देखो, अब हमको यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेना. अलग अलग कर देते हैं. 3 to the power 17 into 7 to the power 17. हमने पढ़ा है ना एक फॉर्मूला हमारे पास, m into n to the power a. सो हम लिख सकते हैं m to the power a into n to the power a, राइट. दिस इज अवर फॉर्मूला. तो अब हम क्या करेंगे? सबको अलग अलग कर लेंगे विद द पावर गिवन आउटसाइड द ब्रैकेट. ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर दी हुई है उससे हम इन सबको अलग अलग कर लेंगे. ठीक है, देखो 2 to the power 7 into 3 to the power 7 into 2 to the power 4 into 7 to the power 4, राइट. अब देखो 3 to the power 17 and 3 to the power 7 डाउन. ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 to the power 10. सो 3 to the power 21 एंड 3 to the power 21. ये वाली टर्म्स तीनों 3 वाली, ये वाली तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो इसमें से 17 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा. ठीक है, सो 10 plus 21 31, 31 plus 21 is 31 plus 21 is 52. सो 3 to the power हो गया हमारे पास 52. ठीक है, अब 7 को देख लेते हैं. 7 है 17 यहाँ पर और यहाँ पर है 4. सो जब ये ऊपर जाएगा तो 17 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 7 to the power 13. ठीक, अब 2 का देख लेते हैं. देखो 2 का यहाँ पर है, पहले नीचे वाले ऐड कर लेते हैं. 4 plus 4 8 plus 7 15, 2 to the power 15 और ऊपर है हमारे पास 21. तो जब ये पूरा 15 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस. तो यहाँ पर हमें बचेगा 7 6. ओके, 6 बचेगा हमारे पास. 21 माइनस 15 इज 6 और 6 और ये यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक 7 है, तो 6 plus 7 13. सो 2 to the power 13. असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं. 2 to the power 13 into 3 to the power 52 into 7 to the power 13. This answer is in option D. So option D is the correct answer for these type of questions. तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है देखकर कितना लंबा चौड़ा एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है. सिर्फ लगता है कि अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following value will replace x in the given expression? Okay, so given expression is minus 91 divided by x plus 68 divided by minus 17 is equals to minus 11. जितना लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, उससे बहुत बहुत ज्यादा आसान है. तो देख लेते हैं हम. देखो डिवाइजर में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा. आंसर में भी 17 4 जा 68, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे. इन दोनों को, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है.
17 से 68 को डिवाइड करके 4 आया है, बिकॉज जो डिवाइजर है वो माइनस में है तो आंसर भी माइनस में होगा। ठीक, अब यहाँ पे -91 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू, ये 4 चला जाएगा उस तरफ तो उधर जाके हो जाएगा प्लस, -11 प्लस 4 इज 7, right? -7 because -11 is in 11 is in minus, so this minus and this minus is cancelled. We can cancel out the minus sign if the operation is multiplication or division. Addition or subtraction में हम cancel नहीं कर सकते हैं, right? 91 by x equals to 7, so x equals to 91 by 7, so answer is 13, which is in option A. So option A is the correct answer for this question. Question number 14 is, if two supplementary angles are in the ratio of 4:5, then find the difference between the angles. Supplementary angles कौन से होते हैं? जिनका जो sum है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री। अभी हमने पिछले भी एक क्वेश्चन में किया था। ठीक है, रेशियो जो हमारे पास दिया है वो है 4 and 5। लेट द एंगल इज x। जब भी कोई चीज रेशियो में दी होती है ना, तो हम उसे डायरेक्ट 4 + 5 नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें डेफिनेटली किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है। दैट इज जस्ट अ रेशियो। ठीक है, रेशियो जब आप पढ़ोगे टॉपिक आपने, या अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे वो वीडियो भी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो जब भी रेशियो की बात होती है तो उसमें डेफिनेटली किसी ना किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है, वो दोनों मिलकर बनाते हैं आपकी कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, सो 4x + 5s इक्वल्स टू 180 डिग्री, 9x इक्वल्स टू 180, सो x इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास दोनों एंगल हम निकाल लेते हैं। 4 × 20 इज 80 एंड 5 × 20 इज 100। हमको क्या पूछा है? डिफरेंस। सो 100 - 80 इज 20 डिग्री। 20 degree is in option D. The difference of the angle is 20 degree, which is in option D. So option D is the correct answer for this question. Question number 15. Find the value of 2a² + b² + 5ab + 9 when a equals to -3 and b equals to -2. कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू रख देना है। a की वैल्यू है -3² प्लस b² की जगह पे रखना है -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -3 × -2 प्लस 9, और हमको इसको सॉल्व करके निकालना है वैल्यू। व्हेन माइनस साइन इज देयर एंड एक्सपोनेंट इज इन इवन नंबर, तो माइनस गायब हो जाता है। ठीक है, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। ठीक है, यहाँ पे भी देखो माइनस साइन के साथ एक्सपोनेंट इवन नंबर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4। दिस माइनस एंड दिस माइनस कैन प्लस, 3 × 6 2 6, 6 × 5 30 प्लस 9। ओके, 18 + 4 is 22, 30 + 9 is 39, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 61, which is in option B. So option B is the correct answer for this question. Question number 16. Find the number of pairs of intersecting line in the given figure. अब ये जो हमारे पास फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको P, Q, R, S 4 लाइंस दी हुई हैं, और उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी आपको दिए हुए हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको पता है, when two line meets, at which point they meet, that is called the intersection point. ठीक है, तो P के लिए कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है? देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर्स निकालने हैं। कितने पेयर हैं? तो P इंटरसेक्ट कर रहा है R के साथ, ठीक, PR, P इंटरसेक्ट कर रहा है Q के साथ, और P इंटरसेक्ट कर रहा है S के साथ भी। ठीक है, अब ये Q वाली लाइन देखते हैं, ये यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एंड दिस पॉइंट इज न्यू। ठीक है, तो Q जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कर रहा है R के साथ, एंड Q इंटरसेक्ट कर रहा है S के साथ। P के साथ हम ऑलरेडी लिख सकते हैं, लिख चुके हैं, PQ या QP सेम है। अब R वाली लाइन देख लेते हैं, ये दो पॉइंट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये थर्ड वाला पॉइंट हमको सिर्फ लेना है। कौन सी लाइन के साथ है? RS। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, और S इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पॉइंट्स पे, वो सारे हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 पेयर। 6 is in option D. So option D is the correct answer for this question. So the question number 17. Which of the following option shows
द इंटीजर्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमारे पास होता है बिग टू स्मॉल. वी हैव टू अरेंज द नंबर फ्रॉम बिग टू स्मॉल. तो आप जब फर्स्ट वाले में देखोगे तो इसकी तो शुरुआत -43 की स्मॉल से हुई है. बी में भी आपको पता है क्योंकि नंबर लाइन पे यहाँ पे बीच में 0 होता है, इस तरफ होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, इस तरफ होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, जब हम इस तरफ से इस तरफ की तरफ बढ़ते हैं तो जो वैल्यू है वो हमारी डिक्रीज होती है. ठीक है, तो हमें प्लस वाले नंबर्स पहले लेने हैं, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना. तो जो प्लस साइड वाले नंबर्स हैं वो हमें पहले लेने हैं. तो हमारे पास ऑप्शन सी और डी में से ही एक ऑप्शन है. तो पहले सी वाले को देखते हैं. 18 के बाद 6 आएगा, बिल्कुल आएगा. यहाँ 18 आएगा और कहीं यहाँ पे 6 आएगा 0 के पास. देन 0 आएगा, यस. देन -12 आएगा पहले, यस. देन -37 एंड देन -43. सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बिकॉज डी में जो है वो माइनस की वैल्यूज उल्टी दी हुई है. -43 को बिगर नंबर बताया है, -12 को स्मॉलेस्ट बताया, विच इज रॉन्ग. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 8. 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी हमारा नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट, 4 का होता है कि लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, डिविजिबल होने चाहिए 4 से, तो पूरा नंबर होता है डिविजिबल. सिमिलरली 8 में होता है लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए. तो ये फर्स्ट वाले नंबर में लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 176. सो 176 को हम चेक कर लेते हैं 8 से डिविजिबल है क्या. हाँ, बिल्कुल डिविजिबल है, फुल डिविजिबल है. तो ये नहीं है क्योंकि हमें चाहिए नॉट वाला जो डिविजिबल ना हो. ठीक है, तो सेकंड वाले का ले लेते हैं लास्ट के 3 डिजिट 764. डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से. ओके, 8 9 72, 4 4 8 5 40. ओहो, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 4 बच गया है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नो नीड टू सॉल्व सी एंड डी बिकॉज किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है आईएमओ में. आप कभी भी ये नहीं सोचना कि 2 आंसर हो सकते हैं. अगर आपके 2 आंसर आ रहे हैं तो वो गलत आ रहे हैं, आपको फिर से अपना क्वेश्चन चेक करने की जरूरत है. और कभी भी ओएमआर शीट पर जो आपको सर्कल करने के लिए मिलता है आंसर, उसमें आप सिर्फ एक ही आंसर को एक बार में सर्कल करना. अगर आप एक साथ 2 आंसर को सर्कल कर दोगे तो वो जो आंसर है वो इनवैलिड हो जाएगा, काउंट नहीं होगा. Question number 19. If 3 by 7 of a number is 33.75, let the number is x. कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, कोई नंबर है x, उसका 3 by 7 of x जो है वो इक्वल टू है 33.75 के. ऐसा हमको बोला है. ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. आई ऑलरेडी टोल्ड 33.75. सो x की वैल्यू क्या होगी, 7 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे. 33.75 इंटू 7 बाय 3. ठीक है, 3 से कट हो जाएगा 11.25 टाइम्स. और जब 11.25 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 78.75. अब ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू. अब हमको क्या निकालना है, 5 by 7 ऑफ x. 5 by 7 ऑफ x यानी कि 5 by 7 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई x की जगह पे हमारी वैल्यू 78.75. when you will cut it again you will get 11.25 and 11.25 into 2 इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे so we will get the answer 56.25 which is in option D. So option D is the correct answer for this question. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens इन 4 7 6 7 8 5. नंबर क्या हमको दिया हुआ है, 4 7 6 7 8 5. इन दोनों में जो 7 है इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस हमको निकालना है. ठीक है, जो हायर प्लेस पे वैल्यू है वो ऑब्वियसली उसका प्लेस वैल्यू बड़ा होगा और जो लोअर प्लेस पे 7 है उसका प्लेस वैल्यू छोटा होगा. तो हायर में से लोअर हम माइनस करेंगे. इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 70,000. ठीक है, ये वाले 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 700. माइनस कर देंगे सो वी विल गेट द आंसर 69,300 विच इज इन ऑप्शन डी.
21st क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उसमें से शेडेड पार्ट आपको दोनों के निकालने हैं आउट ऑफ टोटल पार्ट्स और उनको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एवरी सर्कल इज डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स और 3 हमारे पास सर्कल है, सो 8 3s are 24, सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 24। प्लस दूसरे वाले फिगर में आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 15 और शेडेड पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 बाय 15। ओके, तो अब हम एलसीएम लेंगे 24 और 15 का, बिकॉज दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, तो हमको उसको सॉल्व करना है, राइट। अनलाइक फ्रैक्शंस को हमको सॉल्व करना है। ओके, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 5s are 120. Okay, 24 5s are 120 and 9 5s are 45. 15 8s are 120 and 6 8s are 48. Right? अब हम इनको ऐड कर लेंगे. This would be 3 and this would be 9. 93 by 120. It is still divisible by 3. 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 4s are 12 and 0. 31 by 40. 31 by 40 is in option B. So option B is the correct answer for this question. For which value of x the given ratios will form a proportion? आपको पता है कि दो रेशियोज प्रोपोर्शन में तभी होते हैं जब उनकी सेकेंड और थर्ड वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट एंड फोर्थ वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब 35 इंटू एक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए 65 इंटू 56, राइट। ये हमारी होती है प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी और ये आपको पता होनी चाहिए। तो हम x को लिख सकते हैं 65 इंटू 56 बाय 35। ओके, डिवाइड कर लेते हैं 7 से, 7 5s are 35, 7 8s are 56। इसको डिवाइड कर लेते हैं 13 टाइम्स एंड 13 8s are 104. The value of x is 104 which is in option D. So option D is the correct answer for this question. Question number 23. A farmer borrowed rupees 5,508 at 8% per annum. After 5 years, he cleared the account by giving 6,000 and a cow. Find the cost of the cow. यानी कि जितना भी टोटल अमाउंट था 5 साल के बाद इंटरेस्ट पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट मिलाने के बाद उसमें उसने 6,000 रुपए तो कैश दे दिए और बाकी एक गाय दे दी। तो हमको उस काऊ की जो कॉस्ट है वो निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट का हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 5,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम दिया है 5 इयर्स का, डिवाइडेड बाय 100। इसको कट कर लेंगे, 8 5s are 40, 40 इंटू 55 हम यहाँ पर करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 2,200। ये हमारे पास आया है इंटरेस्ट पार्ट। इस इंटरेस्ट पार्ट को हमें प्रिंसिपल में ऐड करना है तो हम मिलेगा अमाउंट। ओके, भाई लोन लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा और ऐसे तो नहीं चुका सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट ऐड होगा। तो कितना इंटरेस्ट हो गया 5,500 पे 2,200 इंटरेस्ट ऐड हो गया। टोटल कितना हुआ 7,700 अमाउंट ये हमको लास्ट में पे करना है आफ्टर 5 इयर्स। तो उसने क्या किया, उसने इसमें 6,000 रुपीज जो है उसने कैश दे दिए, माइनस कर लेते हैं 7,1 और बाकी बची हुई कॉस्ट की गाय दे दी। तो गाय की कॉस्ट कितनी हुई 1,700, क्योंकि 7,700 में से 6,000 रुपए तो उसने कैश दे दिए, 6,000 और बाकी बचे हुए की गाय दे दी। तो 1,700 रुपीज की उसने गाय परचेज करके दी है, विच इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 24.
There are three places A, B, C in the straight line as shown below. If distance between place A and B is 2.4 into 10 to the power 6. ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना 3 पॉइंट है A, B एंड C. ठीक है, इनके नाम दिए हुए हैं. A से B के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2.4 into 10 to the power 6 और B से C के बीच की डिस्टेंस है 5.2 into 10 to the power 5. हमें निकालनी है A से C तक की डिस्टेंस. वी कैन से दैट AC is the addition of AB plus BC, है ना. So 2.4 into 10 to the power 6 into 5.2 into 10 to the power 5. 10 to the power 5 ले लेंगे बाहर कॉमन. अंदर क्या बचेगा 2.4 into 10. 2.4 into 10 आपको पता होगा कि जब भी हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 10 या 100 या 1000 का, सो डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है. सो 110 है तो 1 प्लेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 24.0 विच इज नथिंग बट 24. ओके, प्लस यहाँ पे बचेगा 5.2 क्योंकि यहाँ से 10.5 हमने पूरा पूरा कॉमन ले लिया है. सो ये हो जाएगा 29.2 इंटू 10 टू द पावर 5. ये हमारे पास हो जाएगा आंसर. अब देखो 29.2 तो हमको कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, हाँ, लेकिन 2.92 जरूर दिया हुआ है. अब ये जो डेसिमल है अगर हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना हो तो क्या हो जाएगा 292 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा. ऐसा कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे डेसिमल को, तो क्या हो जाएगा 2.92 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा 5 की जगह, क्योंकि एक प्लेस डेसिमल हमने बढ़ा दिया है, यानी कि 10 से हमने उसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया है. सो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6. Okay, so 2.92 into 10 to the power 6. This is the answer and this is the answer in option number B. So option number B is the correct answer for this question. Okay, so question number 25 is Samar divides his wealth among his three sons Sahil, Varun and Amit in the ratio of 5:3:7. उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको 5:3:7 के रेशियो में उसने डिवाइड कर दिया है among his three sons. If Varun gets rupees 73,125. अब वरुण का पोर्शन कौन सा है, ये बीच वाला. देखो जिस सीक्वेंस में नाम लिखे हैं ना उसी सीक्वेंस में हमको रेशियो को मानना है, यानी कि 5 पार्ट जो है वो साहिल को मिला है, 3 पार्ट्स वरुण को मिले हैं एंड 7 पार्ट्स अमित को मिले हैं. तो जो मान लेते हैं कि उसकी जो टोटल इनकम है वो x है, लेकिन टोटल वेल्थ जो है उसकी वो x है. ठीक है, तो क्या हो गया 5x प्लस 3x प्लस 7x. ये उसने डिवाइड किया है तीनों अपने बच्चों में. अब 3x की जो वैल्यू है वो हमको दी हुई है 73,125 वरुण का पार्ट. तो हम क्या लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 73,125. So x equals to 73,125 divided by 3. Divide करेंगे 3 2s are 6, 1, 3 4s are 12, 1, 3 3s are 9, 2, 3 7s are 21, 3 5s are 15. So x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई 24,375. ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू. ठीक है, अब हम किसका पार्ट निकाल लेंगे, साहिल का पार्ट निकाल लेंगे, यानी कि 5 into x. 5 into 24,375. ठीक है, 5 5s are 25, 5 carry forward 2, 1 3, 5 3s are 15, 3 18, 8 carry forward 1, 5 4s are 20 plus 1 21, 1 2 5 so 10 plus 1 11. So ये हमारे पास आ गया 111,875. So this is 1,11,875. ठीक है, अब देखो लास्ट में अमित का भी हम निकाल लेते हैं पार्ट. 7 into 24,375. कितना आंसर आएगा देखते हैं. कैरी फॉरवर्ड 5, 7 3s are 21 plus 5 26, 6 carry forward 2, 7 4s are 28 plus 2 33, carry forward 3, 7 2s are 14 plus 3 17. 1,70,000 is the part of Amit. अब हमको क्या करना है, टोटल वेल्थ निकालनी है, तो सबको ऐड कर देंगे.
1,70,625, 1,11,875, and 73,125 which is given in the question. तो ऐड कर लेंगे 5 + 5 + 5 15, 5 कैरी फॉरवर्ड 1, 2 + 1 3, 7 + 3 10 + 2 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 + 1 7 + 8 15 + 1 16, 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 + 1 + 1 4 + 1 5, okay, 7 + 1 8 + 7 15, 5 carry forward 1 1 2 3, okay, 3,55,000. So here we did the mistake. Here this should be the 12. Okay, 5 2s are 10 + 2 12. So this should be 2, right? So here it should be 6. That's why the answer was not coming. We did the calculation mistake. 3,65,625 is in option B. So option B is the correct answer for this question. Question number 26. In an examination, the maximum marks obtained is 3 more than 5 times the minimum marks obtained. तो जो वैल्यू हमको नहीं पता है और जिसका कंपैरिजन किया है वो वैल्यू को हम x मान लेते हैं. लेट द मिनिमम मार्क्स आर x. एंड मैक्सिमम मार्क्स के बारे में क्या बोल रहा है? x का 5 टाइम्स और उसमें भी 3 ऐड कर दो. ठीक है, ये हमारा होगा मैक्सिमम मार्क्स. इफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 24, अब हमको दिया हुआ है कि 5x + 3 की वैल्यू जो है वो 24 है. देन फ्रॉम द इक्वेशन विच विल कैलकुलेट द मिनिमम मार्क्स. x कहाँ से कैलकुलेट होगा भैया? यहीं से कैलकुलेट होगा. 5x + 3 = 24 विच इज इन ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इट वॉज. तो हमको क्या है, कई सारे क्वेश्चन ना बहुत आसान से भी मिल जाते हैं जिसमें कम समय लगता है. कई सारे क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा समय लगता है. तो कैसे भी है, जो ओवरऑल टाइम है वो मैनेज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 27. मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो ये देखो p की जो वैल्यू निकालने को बोला है ना, 16 टू द पावर बड़ा खतरनाक सा 2x + 3/2, 8 टू द पावर 2x/3 + 19/6, इसे छोड़ दो. ठीक है, p की वैल्यू छोड़ दो. q और r जो है वो सिंपल दिख रहे हैं तो उनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं और ऑप्शन में हम मैच कर लेंगे जहां पे q और r की करेक्ट वैल्यू होगी, क्योंकि वो रिपीट नहीं हो सकती. ठीक है ना, p की q और r की जो वैल्यू होगी फिर बची हुई वैल्यू p की ही होगी. ठीक है, तो जो सिंपल दिख रहा है पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं. तो देखो q के लिए सॉल्व कर लेते हैं. q के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे? 5 टू द पावर 2 इंटू 35 को वी कैन राइट 5 इंटू 7 टू द पावर 2, 9 to the power 0 means 1, 49 can be write 7 square, 125 can be written as 5 into 5 into 5, and 45 can be written as 5 into 3 into 3, right? अब देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर है, ये एक 5 दो 5 से ये कैंसिल हो गया. जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 1, और नीचे है 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. ये हो गया 5 स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 7 स्क्वायर कैंसिल. 1/3 स्क्वायर इज इन ऑप्शन 1. यहाँ पर है देखो, ये रहा. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया. क्यू का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट. आर के लिए निकाल लेते हैं. आर के लिए क्या बोला है? -1 टू द पावर 4 माइनस ऑफ -1 टू द पावर 5. जब पावर इवन नंबर है तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल 1. जब पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये रहेगा -1. सो 1 जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 1 + 1 इज 2. अब 2 डायरेक्ट कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में क्या लिखा है? 2 टू द पावर 0, 2 to the power 0 into 2 to the power 1, that is nothing but 2 only. Okay, so option 2 जो है वो R का हो गया. तो बचा हुआ ऑप्शन 3 ऑफ कोर्स P का है, कोई जरूरत ही नहीं है सॉल्व करके देखने की. ठीक, तो P Q R 3 1 2
312 is in option number C. So option C is the correct answer for this question. देखा आपने P को बिना सॉल्व किए भी हमने वैल्यू निकाल लिया. तो हम क्या करते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में सारे के सारे देखने की जरूरत नहीं होती. जो इजी पीजी सा दिख रहा है ना आप उसको सॉल्व कर लो. जो डिफिकल्ट है उसका आंसर तो अपने आप ही निकल आएगा. 28th question is read the given statement carefully and state true or false for the following. अब देखो इसमें क्या है, आपको फर्स्ट वाला और थर्ड वाला मुझे इजी दिख रहा है. थर्ड वाला सबसे ज्यादा इजी है तो थर्ड वाला पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ. 80% ऑफ 5 is 4. 80% ऑफ 5 निकाल लेते हैं. 80% का साइन हटाएंगे तो 100 into 5 0 0 5 1 जा 5 2 जा 10 2 4 जा 8. yes 4. so this statement is true. थर्ड वाला स्टेटमेंट ट्रू किसमें है? ओहो ये तो तीनों में ट्रू है. तो अब क्या करेंगे, अब जो इजी दिख रहा है उसको कर लेंगे. देखो फर्स्ट वाला इजी दिख रहा है. 45% ऑफ 1500 ऑरेंजेस आर रॉटन. ठीक है, तो नंबर्स में कितना हुआ? 45/100 into 1500. 0 0 0 0. 15 into 45 is 675. फर्स्ट भी ट्रू. इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड किस में ट्रू है एक साथ? फर्स्ट वाले में फर्स्ट ट्रू है बट थर्ड फॉल्स है. सेकंड वाले में फर्स्ट ट्रू है एंड सेकंड थर्ड भी ट्रू है. एंड थर्ड वाले फोर्थ वाले में फर्स्ट वाला फॉल्स है. सो बी ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड दोनों ट्रू हैं तो सेकंड वाला ऑफ कोर्स फॉल्स है, जो हमने नहीं कैलकुलेट किया लेकिन फिर भी हमको पता चल गया कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी में है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज अंकुश गॉट ₹500 ऑन हिज बर्थडे. बर्थडे पे उसको मिल गए 500 रुपीज. ऑन द नेक्स्ट डे पापा जी ने दे दिया 350 रुपीज पॉकेट मनी. फादर ने दिया है 350 रुपीज पॉकेट मनी. बढ़ गए मतलब ऐड हो गए. ठीक है, 0 5 एंड 8 850 रुपीज हो गए. फिर क्या हुआ? ही स्पेंड ₹275 ऑन रिपेयरिंग ऑफ हिज साइकिल. स्पेंड कितना कर दिया उसने? 275. सो 850 में से 275 माइनस हो गए. ठीक है, 10 5 5 5 and here would be 4. So 14 minus 7 7 and 7 minus 2 is 5. Yes, 575 अब हमारे पास बचे हुए हैं. राइट, 575 उसके पास अब बचे हुए हैं. नेक्स्ट डे सिस्टर गेव 170 अगेन. अब 575 बचे थे क्योंकि 275 खर्च कर दिए साइकिल रिपेयर कराने में, लेकिन बहन ने फिर से दे दिए 170 रुपीज तो फिर से ऐड हो गए. कितने हो गए? ये हमारे पास हो गए 5 और 1 6 और 1 7 745 रुपीज विच इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बहुत आसान था ये लास्ट वाला क्वेश्चन. एक्चुअली सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान थे बट हम कभी कभी पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इसीलिए हम उतना अच्छा सॉल्व नहीं कर पाते हैं. तो हमेशा प्रैक्टिस पर अपने ध्यान रखिए. मेरे वीडियोस आपकी हेल्प के लिए हमेशा है. आईएमओ के वीडियोस मैं बहुत सारे बनाती रहती हूँ हर साल. आईएमओ आने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस और जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके वीडियोस, तो काफी सारे जो वीडियोस हैं वो हमेशा बनाती रहती हूँ. अगर आपने मेरे चैनल पे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आईएमओ में. वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से अपना प्यार दिखा दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए. चैनल को बिल्कुल फ्री है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से ग्रेड का आईएमओ चाहते हैं. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.